हेलो बच्चों, आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, मोशन। बहुत इजी लगने वाला है ये चैप्टर आपको। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों सबसे पहले हम रेस्ट का मीनिंग देखते हैं कि रेस्ट का मीनिंग क्या होता है। आपको पता ही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलती डुलती नहीं है तो यानी वो रेस्ट पर है। जैसे अगर आप एक जगह पर खड़े हैं तो अगर 5 सेकंड के बाद भी वहीं हैं, 10 सेकंड के बाद भी वहीं पर हैं और 12 सेकंड के बाद भी वहीं पर हैं, तो हमने क्या बोला कि आप रेस्ट पर हैं। ठीक है, आप अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे ना टाइम के साथ, तो यानी उस केस में आप रेस्ट पर हो गए। अब जल्दी से ये दो पिक्चर देखिए। इसमें फर्स्ट पिक्चर में कार को देखिए। कार की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। 5 सेकंड के बाद जब हमने इसकी पोजीशन चेक की तो हमने देखा कि इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, यानी इस केस में कार क्या हो गई, रेस्ट पर। यानी कार ने टाइम चेंज होने के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। अच्छा, हम ना टाइम के अलावा रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम रेफरेंस अपना हाउस ले लें तो फर्स्ट पिक्चर में आप हाउस और कार के बीच में दूरी देखिए। 5 सेकंड के बाद हाउस और कार के बीच में सेम दूरी रहती है ना, तो यानी कार ने अपनी पोजीशन हाउस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं की। ठीक है, तो यानी ये किस पर है, रेस्ट पर। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कब बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज ना करे। अब मोशन देखते हैं क्या होता है। अरे मोशन तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल डुल रही है तो यानी वो मोशन में है। जैसे आप सब लोग डेली अपने घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से घर जाते हैं तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो ना डेली, तो इसका क्या मतलब है, आप मोशन में है। तो ये जल्दी से पिक्चर देखिए जो दो दी हुई हैं। इसमें आप ये देखो, जो फर्स्ट पिक्चर में कार की पोजीशन देखो और 5 सेकंड के बाद कार की पोजीशन देखिए। हाउस और कार को देखिए, पोजीशन चेंज कर ली कार ने टाइम के साथ, तो इसका क्या मतलब है, ये कार मोशन में है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, हाउस के अकॉर्डिंग देखें, तो हाउस और कार में जो फर्स्ट पिक्चर में दूरी थी, सेकंड पिक्चर में वो दूरी चेंज हो गई, तो यानी ये कार किस में है, मोशन में। चलिए बेटा अब देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो अब ये टॉपिक का मीनिंग तो नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप पहले ध्यान से सुनेंगे। इसका मीनिंग है ना, एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है। अरे आप सोचेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, बट पहले आप ध्यान से एग्जाम्पल सुनेंगे। मान लिया आप अपने घर को देख रहे हैं। ठीक है, घर के बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपका घर रेस्ट पर है, हिल डुल तो नहीं रहा ना, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन अगर आप स्पेस में कहीं चले जाते हैं तो स्पेस में आपको पता है हमारी अर्थ घूम रही है, तो यानी जितनी भी चीज़ें अर्थ पर हैं वो भी घूम रही हैं, यानी आपका घर भी घूम रहा होगा। ठीक है, तो स्पेस में जाते ही आपने क्या बोला कि आपका घर मोशन में है। तो एक ही टाइम पर आपका घर, पहले जब आपने अपने घर के बाहर से ऑब्जर्व किया था तो आपका घर रेस्ट पर था, और स्पेस में ऑब्जर्व किया तो आपका घर मोशन में आ गया। इसका ये मतलब है एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी। बस ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। ओके, जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या लिखा है, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इन द यूनिवर्स। एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन और रेस्ट मस्ट बी मेड विथ रिस्पेक्ट टू अ चूजन रेफरेंस फ्रेम। यह भी डिस्कस किया है कि एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। बस वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेफरेंस पॉइंट दिया है।
ये फिज़िक्स बहुत इजी है, इसे डिफ़िकल्ट मत समझना। अब देखो नेक्स्ट टर्म आपकी है डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड भी आप सबने सुना हुआ है। क्या मीनिंग होता है डिस्टेंस का? चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लिया आपका घर है और घर से आप स्कूल में आए, तो जो घर और स्कूल के बीच की दूरी है ना, जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। तो हमने क्या बोला कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करके स्कूल आए, घर से स्कूल में आए 2 किलोमीटर। ठीक है। मान लिया आप दूसरा केस लेते हैं, घर से स्कूल आए और स्कूल से घर गए, तो यानी 2 किलोमीटर स्कूल में आना और 2 किलोमीटर वापस घर जाना। तो उस केस में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 किलोमीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो दिस इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करती है ना, वो इसकी डिस्टेंस हो गई। आप ये 3 जो फिगर्स हैं वो देखिए। फर्स्ट फिगर में आपको पोजीशन ए दिखाई दे रही है और एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर गई। ठीक है। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो आप सबको दिखाई दे रहा है। सेकंड में भी ए से बी पर गई, लेकिन वो कर्व शेप में गई। ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा ना, वो फर्स्ट केस से डिफरेंस आएगा। ठीक है। और थर्ड केस में वो जिगजैग पाथ पर गई। तो तीनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया। थर्ड केस में आपको दिखाई दे रहा है जो ऑब्जेक्ट है ना, उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो हम ये भी देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो वो कौन सा पाथ लेती है, किस पाथ पे चल के वो दूसरी जगह पर पहुंचती है, उस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? पहली बार सुना है ना ये वर्ड? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे। देखो पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लिया आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है रोहन और एक है सिद्धार्थ। जो रोहन है ना, वो मस्ती करने वाला बच्चा है, और सिद्धार्थ जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो रोहन जो मस्ती करने वाला है ना, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो घर स्कूल से घर पता है कैसे जाता है? घूम घूम के, बहुत ज़्यादा दूरी तय करके, क्योंकि घर जाके नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो सिद्धार्थ है उसे पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो क्या करता है, वो जितना छोटे से छोटा रास्ता है ना घर से स्कूल जाने का, उस पाथ को कवर करके अपने घर चला जाता है, यानी वो शॉर्टेस्ट रूट लेता है। बस ये शॉर्टेस्ट रूट ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो हमें पता ही था। डिस्टेंस तो क्या था कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है कि जो किसी भी जगह पर पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं? दिस इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन। ठीक है। जैसे सिद्धार्थ का जो इनिशियल पोजीशन क्या थी? स्कूल था। इनिशियल पोजीशन मतलब उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, और फाइनल पोजीशन क्या है? उसका घर। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो उसका डिस्टेंस था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलिए बेटा, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए ना हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। देखो ये आपका जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम ए टू बी वेयर ए बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। और इस केस में आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। देखो बेटा, इसमें ए और बी से जब ऑब्जेक्ट मूव की तो उसका वैल्यू गिवन है 5 किलोमीटर का, उसने दूरी कवर की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन आती है उससे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर सेम है, 5 किलोमीटर। तो इस केस में आप एक पॉइंट लर्न कर सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है।
सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, इसमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न बैक टू ए वेयर ए बी इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो आपने इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर गई तो उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और बी से दोबारा ए पर आ रही है तो दोबारा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसमें टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ए से बी पर गई 5, बी से ए पर आई 5, तो 5 + 5 दैट इज 10 किलोमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको पता है कि हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखते हैं। इस केस में आपका इनिशियल पोजीशन ए है, ए से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। इसीलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर है। न्यूमेरिकल्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना सबको, है ना? तो चलो एक और नेक्स्ट इजी सा न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन सर्कुलर पाथ विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसकी बाउंड्री पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। ठीक है, और इसकी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपने ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो इसकी बाउंड्री पर मूव करेगी ना, और सर्कल की बाउंड्री की लेंथ आपको पता है किसके इक्वल होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है सर्कल का या नहीं, भूल गए सभी? बताइए क्या होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, याद है सबको, 2πr के इक्वल। तो यहाँ हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr। 2πr में 2 इंटू पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, और 7 रेडियस गिवन है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आपका इस केस में डिस्टेंस आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए वही सेम लॉजिक है, आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेक करना है। अब ऑब्जेक्ट ने मान लिया पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, तो पूरे रेवोल्यूशन जब वो पूरा चक्कर काट लेगी इस सर्कल का तो दोबारा से ए पर आ जाएगी, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। ठीक है, और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपने जो पहले वाला न्यूमेरिकल देखा था ना, उसमें 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन था, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर उसने पूरा मूव किया था, लेकिन इसमें इसने सेमी सर्कल यानी हाफ रेवोल्यूशन लिया है। सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, सर्कल का हाफ ले लिया हमने तो हाफ रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। चलिए बेटा, आप सब लोग दिमाग लगा चुके हैं, आप वेरीफाई करेंगे अपने आप को कि कितना आपने सही सोचा। ये देखो, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ना वो हाफ सर्कल में मूव कर रही है, तो पूरी बाउंड्री की लेंथ आपको पता है 2πr होती है, और हाफ बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, πr। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए πr फॉर्मूला यूज़ किया। पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए अगेन सेम आपने चीज़ देखनी है, इनिशियल पॉइंट देखेंगे और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की यहाँ पर, ए, और फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। ए बी क्या है इस सर्कल का, डायमीटर। डायमीटर मतलब डबल ऑफ रेडियस, तो रेडियस गिवन है 7, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है।
अरे अब ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आ गया, ये सोच रहे होगे आप। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे। फिजिकल क्वांटिटी होता है जिस भी क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं ना, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे क्या आप लोग अपने इमोशंस को मेज़र कर सकते हो? किसी से कितना प्यार करते हो, किसी को कितनी नफ़रत करते हो, क्या उसे मेज़र किया जा सकता है? नहीं ना। तो ये इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जैसे अब किस किस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। अब मान लिया आप साइंस मेरे साथ 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटे से पढ़ रहे हो, तो इस टाइम को आपने मेज़र कर लिया ना, 1 आवर। तो यानी ये जो टाइम है वो फिज़िकल क्वांटिटी हो गया। अच्छा, फ्रूट्स सबको पसंद है ना, मैंगो सबको पसंद है। मान लिया आपकी मदर ने आपके लिए 1 kg मैंगो खरीद लिए, तो ये जो मैंगो है उसे हम मेज़र किया गया ना कि इसका मास कितना है, 1 kg खरीदा। तो ये जो मास है ना मैंगो का 1 kg, ये भी मास भी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो जिस भी क्वांटिटी को हम मेज़र कर लेंगे वो फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे आप अपने घर से स्कूल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके गए, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी आपकी क्या हो गई, फिज़िकल क्वांटिटी। तो जिस जिस चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी है। अब इस फिज़िकल क्वांटिटी में आपने ध्यान दिया होगा ना, 2 कंपोनेंट है इसके। जैसे हमने बोला 1 आवर से पढ़ रहे हो, तो एक तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और आवर इसकी यूनिट हो गई। ऐसे ही 1 kg अगर मैंगो खरीदे तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg यूनिट है। अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोमीटर इसकी यूनिट है। फिज़िकल क्वांटिटी तो सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया, मुझे अच्छे से पता है। अब ये पता है आप लोगों को फिज़िकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ध्यान से सुनेंगे। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। जैसे अभी हमने टाइम की बात की, टाइम में बस आपने 1 आवर की बात की ना, इसमें डायरेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो जिस भी क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे 1 kg अगर मैंगो खरीदे गए तो 1 kg बस मैग्नीट्यूड है उसका, डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, गेटिंग। अब आइए वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम डायरेक्शन भी लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट जो रूट है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया, आप सबको समझ ही आ गया होगा कि सबसे पहले तो जो डिस्टेंस है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, गेटिंग। अब सेकंड डिफरेंस देखिए, सेकंड डिफरेंस में क्या है, जो डिस्टेंस है ना बेटा उसमें बस मैग्नीट्यूड आप कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब थर्ड जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हो ही सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। आपने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इस पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे। जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है,
ठीक है। अब फोर्थ डिफरेंस देखिए दोनों में, जो डिस्टेंस है ना या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। फर्स्ट देखो वो एक एग्जांपल समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो यानी डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस आप बहुत अच्छे से याद करेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि हम बस मैग्नीट्यूड देखते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है। अब जो स्केलर क्वांटिटी है ना, जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिंगल नंबर और यूनिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इसे तो सिंबल के ऊपर ना एरो लगा देंगे। ये आपका नेक्स्ट मैं समझाऊंगी, आगे एग्जांपल्स आएंगे। और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं डिस्टेंस एंड स्पीड, और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। ये सारी टर्म्स आपकी आगे यूज़ होंगी, तो हम आगे एग्जांपल इसके डिस्कस करेंगे। यस बच्चों, समझ आ गए ना सभी टॉपिक। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे जो टॉपिक आज डिस्कस किए हैं आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यू टॉपिक डिस्कस करें तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आए।